बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ जो PTI के 3 उम्मीदवारों की इलेक्शन पटिशन्स थी, उन पर इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की है। आज की समाअत के दौरान क्या हुआ और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से 2-3 रोज़ कबल जो सोशल मीडिया मुहिम चली थी, क्या उसका अक्स हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहा था। और इसके अलावा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, ये अब किस तरफ बढ़ रहा है। और आज का जो समाअत थी उसका क्रक्स तो ये है कि जो तारिक फजल चौधरी हैं और राजा खुर्रम नवाज, ये मुस्लिम लीग नून के 2 MNAs हैं जिनको 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना आयद किया गया है कि वो अदालत के हुक्म के बावजूद वो जवाब जमा कराने में नाकाम रहे हैं। और फॉर्म 45, 46 और 47 ये फॉर्म भी उनकी जानिब से जमा नहीं करवाए गए। ये बड़ा हैरान कुन है, हम इस पर बात करेंगे। तो इस पर भी कहा गया है कि आज और कल में ये फॉर्म 45, 46 और 47 भी राजा खुर्रम नवाज और तारिक फजल चौधरी जमा करवाएंगे। अंजुम वकील खान के वकील ने दावा किया है कि उनके फॉर्म जो है वो जमा हो चुके हैं, जवाब भी जमा हो चुका है। इसके हवाले से तफसील से बात करेंगे क्योंकि आइंदा जो है वो तकरीबन 4-5 रोज़ में इन तीनों केसेस की समाअत होनी है और ये केसेस किस रुख पे जा सकते हैं और जो हुकूमत वक़्त ने जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है उसका क्या असर हो सकता है और क्या जो है वो सूरत हाल जो है वो बनेगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब और एहतशाम कियानी साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। हमें तफसील के साथ बताएंगे कि आज की समाअत में हुआ क्या है। सबसे पहले एहतशाम कियानी साहब पर जाने से पहले मैं पूछूंगा मतीउल्लाह जान साहब से। मतीउल्लाह जान साहब, आप थोड़ा सा तज्ज़िया तो दें कि क्या लगा आपको आज की समाअत जो थी। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी पर पिछले 4 रोज़ में एक सोशल मीडिया मुहिम उनके खिलाफ चल रही थी, उसके बाद आज पहली समाअत थी, तो क्या लगा आपको? मुझे ये लगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर जिस किस्म का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर हो रहा था और जिस हवाले से उन पर इल्ज़ाम था कि उनकी तालीमी असनाद जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, तो उनका शायद उनके चेहरे पे या उनके तासुरात से या उनकी बातों से ये लगे कि उन्होंने कोई असर लिया इसका। तो मुझे ये लगा कि कोई असर नहीं लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिस तरह पहले कोर्ट प्रोसीडिंग को कंडक्ट करते थे, बिल्कुल उन्होंने उसको उसी स्पीड पे, उसी पेस पे, उसी टोन में उन्होंने कंडक्ट किया। और सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि उन्होंने अदालती कार्रवाई के शुरू में ही उन्होंने कहा जी इलेक्शन एक्ट को खोलें, और इलेक्शन एक्ट को उन्होंने फिर इलेक्शन एक्ट की शिकों को बारी बारी पढ़ाना शुरू किया। और ये वो कानून की शिकें थी जिसमें ये लिखा गया था कि 180 दिन के अंदर एक तो जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है वो इंतखाबी उज़रदारी का फ़ैसला करेगा, और जो इंतखाबी उज़रदारी दायर करेगा वो 7 दिन के अंदर उसने उस इंतखाबी उज़रदारी दायर करने का नोटिस भी जो है दूसरे फ़रीक़ैन को सर्व करना है, पहुँचाना है, उसको देना है। और फिर बीच में अगर कोई 1 हफ्ते से ज़ायद जो है कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, और हर दिन जो डिले होगा उस पर 1 लाख रुपये जुर्माने का भी उसी कानून में जिक्र है। तो मेरे ख्याल में रोज़ाना की समाअत जो है डेली बेसिस पे ये समाअत होनी है। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने एक तो ये बात क्लियर कर दी उन इल्ज़ामात के हवाले से भी जो इलेक्शन कमीशन में लगाए गए थे कि बड़ी जल्दबाजी में हैं जी, बड़े मुतअस्सिब हैं जी। तो उन्होंने आज ये कानून से उन्हीं से पढ़वाया, कानून जो कि PTI के भी वकला थे और इलेक्शन कमीशन के वकला से भी उन्हीं से कानून पढ़वाया। और उन्होंने कहा अब आप मुझे बताएं कि मैं कैसे जो है मैं मतलब कि इसको मैं मज़ीद डिले कर सकता हूँ। तो इस दौरान मेरे ख्याल में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के वकील भी एक आए हुए थे, और पहले बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि जी हमें टाइम दिया जाए। वो आज क्योंकि नए वकील जो हैं वो आ गए हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने जंग के बीच में घोड़ा ही बदल दिया, मतलब वकील ही बदल दिया। अब वकील बदलने का उनको ज़्यादा ये फ़ायदा हुआ कि 1-2 दिन की उनको अब मोहलत मिल गई है, मगर इससे ज़्यादा मोहलत उन्हें नहीं मिली क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अब 9, 10 और 11 की तारीखें रखनी है। तीनों जो इस्लामाबाद की सीटों से कामयाब करार दिए गए MNAs हैं उनको अलग अलग मौके दिए हैं, बल्कि जुर्माने भी आयद किए गए हैं 15-15 हज़ार रुपये के, 20-20 हज़ार रुपये के। 2 जो MNAs हैं राजा खुर्रम नवाज और तारिक फजल चौधरी पर जुर्माने भी आयद कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि
अगर ये पार्लियामेंट का जो मंजूर शुदा नया कानून है, सदर ममलकत ने अगर उस पर आज दस्तखत ना कर दिए तो ये मामला अगले 3 दिनों में हकीकत सामने आ जाएगी, सच सामने आ जाएगा। मगर अगर सदर ने, जो पार्लियामेंट ने नया कानून मंजूर किया, उस पर दस्तखत कर दिया आज की तारीखों में, तो इलेक्शन कमीशन इस तमाम अमल को में फिर कोई बड़ा रखना डाल सकता है। वो ऐसे कि जो नए कानून के तहत उनको रिटायर्ड जजों को तैनात करने का अख्तियार है, हो सकता है वो एक बार फिर इस कानून के तहत वही हरकत करे इलेक्शन कमीशन जो उसने पहले भी की थी कि मुकदमात लेके किसी रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल को मुंतकिल करने की कोशिश करें। तो अब ये रेस अगेंस्ट द टाइम है और मेरे ख्याल में जो ये 2-3 दिन की मोहलत मिली है, ये 2-3 दिन बड़े क्रूशल हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ऑब्वियसली जो नून लीग के कामयाब करार दिए गए उम्मीदवार हैं। मगर ये इतना शायद आसान ना हो, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक यहाँ अदालत में कह चुके हैं कि जो मुकदमात मुंतकिल करने हैं उसकी बड़ी ठोस वजूहत होनी चाहिए और इसी बुनियाद पे ऑर्डिनेंस के ऊपर जो अमल दरामद है चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रोका भी था। कैन साहब ये बताइएगा कि आज की समाअत में क्या अहम था? एक इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने बड़ी अहम बात की कि मेंटेनेबिलिटी पर 50% दरखास्तें इलेक्शन पटिशन्स लाहौर में खारिज हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कभी रिपोर्ट भी नहीं हुई। तो इसको और दीगर जो समाअत थी वो उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए साकिब साहब, जो रिस्पोंडेंट हैं, जो कि रिटर्न कैंडिडेट यानी कामयाब उम्मीदवार हैं, उन्होंने तो एतराज़ उठाया कि ये इलेक्शन पटिशन्स जो है मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी उनकी बात को एंडोर्स करने के लिए आ गया और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत पहले मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के तहत पटिशन्स जो हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में दायर की गई हैं और पूरे मुल्क में पहले मेंटेनेबिलिटी डिसाइड की जा रही है। और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि 50% पटिशन जो हैं लाहौर में मेंटेनेबिलिटी पर डिसमिस हो चुकी हैं, तो कोर्ट पहले मेंटेनेबिलिटी सुने। मेंटेनेबिलिटी पे भी वो टेक्निकल एतराज़ था कि 45 दिन के अंदर आमिर मुगल की पिटीशन पे कि 45 दिन का जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है उसके अंदर दायर हुई, लेकिन एतराज़ात हुए तो एतराज़ात दूर करने के लिए 7 दिन का टाइम पीरियड होता है, तो उसके बाद दायर हुई। तो ये बात थी, तो कोर्ट ने मेरा ख्याल है उसको उस तरह से वो नहीं, कोर्ट ने ये कहा है कि आप इस वाले से अलग से रिट पिटीशन अगर दायर करना चाहते हैं तो वो कर लें, हम उसको अलग से फिर डिसाइड कर लेते हैं इसमें। तो लेकिन अब जो इलेक्शन पिटिशन्स हैं उन पर समाअत आगे बढ़ेगी, उन पर कार्रवाई आगे चलेगी। अंजुम अकील खान साहब का दावा है कि वो फॉर्म 45, 46, 47 जमा करा चुके हैं, अपना जवाब भी जमा करा चुके हैं, लेकिन तारिक फजल चौधरी के वकील को अदालत ने कहा कि तारिक फजल चौधरी को कहा कि आपके जो पहले वकील थे उन्होंने तो कहा था कि हमारे पास ये फॉर्म्स मौजूद ही नहीं है, तो क्या आप फॉर्म्स जमा कराना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में ये फॉर्म्स जमा कराएंगे। तो अब कल, परसों और जुमेरात की तारीखें पड़ी हैं। इम्पॉर्टेंट ये है, जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बॉडी लैंग्वेज वही थी, उनका ही वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट। जो एक मिलिशियस कैंपेन है, रेफरेंस जो दायर हुआ, जो शिकायत है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो तो कानून के मुताबिक तय होगी, लेकिन उसके बाद जो एक कैंपेन चल रही है उसका जरा बराबर भी प्रेशर जज साहब पे इन द कोर्ट रूम नजर नहीं आया और वो उसी तरह कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जो हुकूमत वक़्त ने जो लेजिस्लेशन की है, मतलब इलेक्शन में जाने से पहले इन्होंने 26 जुलाई को, मतलब 9 अगस्त को हुकूमत छोड़ी, 26 जुलाई को लेजिस्लेशन की कि सिर्फ सिटिंग जजेस ट्राइब्यूनल होंगे। फिर इलेक्शन से आने के बाद जब इनका खुद का जो मफाद था वो कहीं ना कहीं मसला उससे के साथ हुआ, तो इन्होंने लेजिस्लेशन अपने हक में की कर ली कि नहीं, रिटायर्ड जज भी होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसमें बदनीति शामिल हो सकती है हुकूमत की? और इलेक्शन कमीशन के किरदार पे आप क्या कहेंगे ओवरऑल जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, क्योंकि आज इलेक्शन एक्ट की कुछ शिकों को पढ़ा गया, वो बड़ी क्लियर हैं 180 डेज़ के हवाले से। तो 180 डेज़ का मतलब ये है कि इलेक्शन वो उसमें थोड़ा सा था कि नोटिस होंगे या जिस दिन पटिशन फाइल होंगी किस दिन से 180 डेज शुरू होने हैं। फिर भी 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं और अब जुलाई भी जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने वो पंजाब के ट्राइब्यूनल्स को रोक भी दिया है। तो इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखें साकिब, मैं ये समझता हूँ कि जो एक तजर्बा किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराही जो है हमेशा से रिटायर्ड जजों को दी जाती थी, तो 2018 के इलेक्शन में, उससे 2013 के इलेक्शन में जिस किस्म की जो तनकीद हुई रिटायर्ड जजों के ऊपर, उसके बाद ये तजुर्बा किया गया कि किसी ब्यूरोक्रेट को ले आएँ जो कोई मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो।
मगर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो एक डिज़ास्टर थे, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के लिए। और ये इलेक्शन अगर इसको जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम से अगर कंपेयर किया जाए तो ये गलत ना होगा। मतलब कि आप ये देखें कि सिकंदर सुल्तान राजा किसी को अब मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। एक मुल्क के आईनी अदारे का सरबराह है जो आम तौर पे इलेक्शन के नताइज का भी ऐलान करता है। अब की बार उन्होंने इलेक्शन के नताइज के लिए भी जो है आके ऐलान करना गवारा नहीं किया, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था और पस मंज़र में कि जिसकी बात सिकंदर सुल्तान राजा को उनको मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं थे। तो मैं समझता हूँ ये एक डिज़ास्टर था और इलेक्शन कमीशन का जो उसके बाद का तर्ज अमल है वो भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो बनाए गए और फिर जिस रफ्तार के साथ वो ऑर्डिनेंस लाया गया और इलेक्शन कमीशन ने अपने बजाय उसके कि उस ऑर्डिनेंस के ऊपर अपनी कोई आज़ादाना राय देते, उन्होंने वो ऐसे उस ऑर्डिनेंस को मनोन तस्लीम किया कि जैसे वो आप ये देखें कि वो इसके इंतज़ार में बैठे थे। एक कानून साजी जो है वो इमरान खान के दौर में भी की गई थी और यही सिकंदर सुल्तान राजा थे जो उस कानून के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। और ये वो कानून साजी थी जो सीक्रेट बैलेटिंग के हवाले से थी सेनेट की, जिसके बारे में कहा गया था कि बैलेट पेपर उसमें जो है ऐसी तब्दीली लाई जाए कि जिससे मालूम हो सके कि सेनेट के इलेक्शन के लिए किसी ने वोट बेचा तो नहीं है। तो उसके ऊपर तो सर के बल खड़े हो गए थे सिकंदर सुल्तान राजा। लेकिन यहाँ पे इस कानून के आते ही उन्होंने इस पर न सिर्फ ये कि इसको एक्सेप्ट किया बल्कि इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद आज खुद ही कर दिया और दरख्वास्त PTI की थी। और उसके बाद उन्होंने रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल नए ट्राइब्यूनल भी बना दिए। तो मैं समझता हूँ इसमें डेफिनेटली बदनीयती शामिल है इस इलेक्शन कमीशन की। और उससे बढ़ के ये कि जनरल मुशर्रफ का जो रेफरेंडम कराया गया था उस वक्त मेरे ख्याल में अरशाद हुसैन खान थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मैं समझता हूँ ये उस रेफरेंडम से भी बदतर इलेक्शन कराए गए हैं। और जहाँ तक अदलिया का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ पहले तो हम साकिब निसार को रोते थे, मगर इस वक्त हमें साकिब निसार प्लस का सामना है। जिस किस्म की खामोशी उनकी तरफ से दिखाई जा रही है और जिस तरीके से न सिर्फ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरे हाई कोर्ट के जजों को डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को हरासा किया जा रहा है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया है। और कल ही हम देख रहे हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुतल्लक अचानक ही हमारे जो नंबर 1 दिमाग हैं उनको ये पता चला है कि उनकी डिग्री शायद मशकूक है और अचानक हम सोशल मीडिया पे और शहरियों की तरफ से और बल्कि ऐसे मशकूक और मुबैना तौर पे करप्ट शहरियों की तरफ से भी दरख्वास्तें आ रही हैं कि जिनको उनके सरकारी महकमों ने भी टर्मिनेट किया। और उसमें तमाम शिकायत का और इस प्रोपेगेंडे का मैं समझता हूँ जिम्मेदार हमारी सुप्रीम कोर्ट की कमज़ोरी है, अदलिया की कमज़ोरी है। और एक बाप को जिस तरह अदलिया का बाप बन के बिहेव करना चाहिए उस तरीके से वो अदलिया ने जो है दस्ते शफ़क़त अपने अदलिया से हटा लिया है। और यही वो दस्ते शफ़क़त है कि जिसकी कमज़ोरी की वजह से और जिसको लगता है इस दस्ते शफ़क़त को अब राशा हो गया है, जिसके बाद इस किस्म के अनासर को अब हौसला अफजाई हो रही है और वो जजों को मजीद हर रोज़ आए दिन हम देख रहे हैं हरासा किया जा रहा है, खुफिया अदारों के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं और जजेस जो है बल्कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल तक अब मामला आ गए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो जो पंजाब के इलेक्शन ट्राइब्यूनल नहीं हुआ, क्यों आप उनको मिलान कर रहे हैं? किनके दौर में? तो मुनसिफ़े आला को क्यों मिलान कर रहे हैं आप? कौन उनके दौर में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा देखिए, पुराने अदवार की चीजें उन पे क्यों डाल रहे हैं आप? ये बिल्कुल मेरे ख्याल में वो ठीक कह रहे हैं, ये उनका दौर है ही नहीं। ये उनका उतना ही दौर है जितना ये शहबाज शरीफ का दौर है। तो वो भी अगर शहबाज शरीफ से अपने आप को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ये उनका दौर नहीं है और उनके दौर में ये सब कुछ नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं। जो पंजाब के ट्राइब्यूनल से उनको भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसको मुअत्तल किया गया था, वो गैर फाल हो चुके हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अब वो मामला भी पेंडिंग चला गया है। सबसे ज़्यादा पटिशन तकरीबन 180 प्लस पटिशन जो है वो इलेक्शन पटिशन वो पंजाब की हैं। तो पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के गैर फाल होने का मतलब ये है कि मामला फ़िलहाल जो है वो मिट्टी पाव की तरफ जा रहा है। जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि सदर अगर दस्तखत कर देते हैं, गज़ट नोटिफिकेशन हो जाता है उस इलेक्शन की तरमीम का। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती पे कमेटी ने बैठना था, कमेटी ने जब वो एक फॉर्मेलिटी देनी थी और कमेटी ने डिसीजन करके उसके बाद उनका नोटिफिकेशन होना था, उन्होंने ओथ लेना था, उसके बाद मीनिंगफुल कंसल्टेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की होनी है। तो ऐसे लग रहा है कि इधर से गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन तरमीम का हो जाए और चीफ जस्टिस का अभी जो है वो नोटिफिकेशन ही ना हो और इस दौरान इलेक्शन कमीशन जो कहे कि वो चीफ जस्टिस थे नहीं, तो हमने जो है वो प्राइवेट जो रिटायर्ड जज जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल लगा दिए हैं लाहौर हाई कोर्ट में जो पंजाब में। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। गवर्नमेंट की जो सूरत हाल यही लग रही है
क्योंकि हमने ये देख लिया है कि इस्लामाबाद में जैसे जहांगीरी कह के थक चुके कि फॉर्म 45 लेके आए, लेकिन मुस्लिम लीग नून के MNA नहीं ला रहे। आखिरी बात के एहतिशाम कियानी साहब, अब ट्रिब्यूनल कैसे काम करेगा? रोजाना समाअत हुआ करेगी, क्या होगा, किस तरह अब आगे साकिब बशीर साहब, कल की जो समाअत है वो ज़्यादा अहम है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब करने जा रहे हैं, जिसमें एक ऑर्डिनेंस लाया गया था और उस ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर जारी किया था और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करके रिटायर्ड जज को ट्राइब्यूनल का जज मुकर्रर किया गया था। उसको इन्होंने सस्पेंड कर रखा है, लेकिन इन्होंने ऑब्जर्वेशंस दो ऐसी दी थी जिनसे मुताल्लिक कल कोई डेवलपमेंट हो सकती थी। एक तो ये कहा गया था कि अगर कोई एक्ट बना लिया जाए, क्योंकि आप रातों रात ऑर्डिनेंस ले आए, एक वाह फैक्ट्री है ऑर्डिनेंस की, एक आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है, लेकिन आप अगर एक्ट बना लेते, पार्लियामेंट में इस पर डेलिब्रेशन हो जाती, तो उसके बाद फिर कोर्ट उसमें इंटरवीन ना करती। तो अब एक्ट बनने जा रहा है, आज साइन भी हो सकते हैं। दूसरी बात चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास अज खुद ट्राइब्यूनल तब्दील करने का इख्तियार मौजूद है। इन पिटिशंस पे इलेक्शन कमीशन ने फैसला क्यों किया? तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन अगर खुद से भी कोई फैसला करता है तो उसके लिए भी उसे कोई रीजनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि कंसल्टेशन का एक प्रोसेस मुकम्मल किया गया है। एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उन्होंने राय ली, चीफ जस्टिस साहब ने अपने हाई कोर्ट के एक फाजिल जज को नॉमिनेट किया। तो अब ये बड़ा एम्बेरसिंग हो जाएगा कि हाई कोर्ट के एक जज को आप पहले ट्रिब्यूनल बनाते हैं, फिर कहते हैं हम उठा के नहीं यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सो, तो इसलिए हम उठा के एक रिटायर्ड जज को लगा देते हैं। वजह क्या है? बदनीयती सबके सामने है, आश्कार हो चुकी है, लेकिन फिर भी वही सूरत हाल है। तो बाकी आप बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब और एहतिशाम कियानी साहब। कल बिल्कुल कियानी साहब ने ठीक कहा कि कल की समाअत जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद का, इसका मुस्तकबिल भी तय कर सकती है, एक बात। और दूसरा, अगर सदर उस पर दस्तखत कर देते हैं, वो कानून बन जाता है जो तरमीम हुई है, तो उसका भी असर होगा कल की समाअत पर। लेकिन देखते हैं कि क्या ये जस्टिस जहांगीरी वाला इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम जारी रख सकता है या जारी नहीं रख सकेगा, या कोई नया ट्रिब्यूनल आएगा। ये सारा एक जो है वो लीगल जो बैटल है ये जारी है, सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।